हम लोग मानव तंत्रिका तंत्र ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझिए कि तंत्रिका होता क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं क्या है। तो सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसको इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो जो तंत्रिका तंत्र है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, और इन कोशिकाओं को हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं, और इंग्लिश में इसको न्यूरॉन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं, तो जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपन हैं उनको, उनकी पहचान करके उनको ग्रहण करती है और उनको संचारित करती है। संचारित कहाँ करती है? जो पार्ट अफेक्टेड है शरीर का, वहां से लेकर के उसको मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यह है तंत्रिका कोशिकाओं का काम। तो पहला काम है उद्दीपनों को पहचानना और फिर उनका संचरण करना। ये काम करती है तंत्रिका कोशिकाएं। अब तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो किससे बनती है? तो तंत्रिका कोशिका भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। यानी कि जब मानव भ्रूण का निर्माण होता है तो उसमें 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, आप देखेंगे कि 3 लेयर भ्रूण इस तरह होता है, 2 लेयर और 3 लेयर। तो जो ऊपर वाला लेयर है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, और बीच वाला लेयर है उसको कहते हैं मेसोडर्म, और जो अंदर वाला लेयर है उसको बोलते हैं इंडोडर्म। तो इन्हीं तीनों अलग अलग जो लेयर्स हैं, इनसे अलग अलग मनुष्य के अलग अलग शरीर के भागों का निर्माण होता है। तो उसमें जो एक्टोडर्म है जो बाहरी है, इन एक्टोडर्म से तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य की तंत्रिका कोशिका का निर्माण किससे होता है? तो भ्रूण के एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म जो भ्रूण का सबसे बाहरी परत है वो है एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है। तंत्रिका कोशिका की बात करेंगे तो यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। यानी कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है शरीर की? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक है। तो 3 चीजें हमने यहाँ पे देखा। पहला कि तंत्रिका कोशिका का काम क्या है, तो उद्दीपनों की पहचान करना और फिर उनको संचारित करना। ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक, या मस्तिष्क से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक। तो ये तो काम हो गया। दूसरा है कि किससे निर्माण होता है। तो तंत्रिका कोशिका का हमने पहले ही देखा कि अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो इनका निर्माण होता है एक्टोडर्म का। एक्टोडर्म क्या है? एक्टोडर्म मानव भ्रूण का जो शुरुआती जो बनना शुरू होता है उसमें जो बाहरी परत होता है उसको एक्टोडर्म कहते हैं। तो एक्टोडर्म से ही तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ये 2-3 फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। अब आप फिगर देखेंगे तो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला है साइटोन। साइटोन ये है जो, जिसमें आप ये वाला एरिया देख रहे हैं जिसमें कोशिका है, कोशिका द्रव है, और भी वो साइटोस है। ये जो निकले हुए हैं ये दूसरा भाग है, और ये जो तंतु गया है ये तीसरा भाग है। तो जो ये वाला पोर्शन है, सेंटर वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं साइटोन, और ये इससे जो निकला हुआ है ये प्रवर्तित भाग है, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन, और ये जो रेशा टाइप है तंतु है इसको बोलते हैं एक्सोन। तो 3 मुख्य भाग हैं। उसके अलावा छोटे छोटे बहुत से भाग होंगे, लेकिन जो 3 मुख्य भाग है यही है तंत्रिका कोशिका के। ठीक है। अब एक एक करके इनको डिटेल से हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे कि ये एक्सोन है, और ये इससे जो निकल रहा है ये ब्रांचेज, इसको डेंड्राइटिक ब्रांचेज कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कोशिका का भाग होता है। ठीक है। और न्यूक्लियस है। ठीक है। तो ये मुख्य भाग हैं न्यूरॉन्स के, तंत्रिका कोशिका के। अब सबसे पहले देख लेंगे हम लोग साइटोन क्या है। तो यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है जिसमें एक केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अच्छा, इसी कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं, कलरफुल ग्रेन्यूल्स या पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन कलरफुल कणों को, रंगीन कणों को निसिल्स कण कहा जाता है, या निसिल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। तो यह है साइटोन।
साइटोन से जो प्रवर्धित भाग है, साइटोन से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होने वाले तंतुओं को डेंड्रॉन कहते हैं। तो यानी कि जो बड़ा बड़ा पोर्शन आपको साइटोन से निकला हुआ दिखाई दे रहा है, जो साइटोन से ही बढ़ के बनता है, उसको कहा जाता है डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन का काम है, डेंड्रॉन उद्दीपनों को साइटोन की ओर भेजते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइटोन, ये हो गया डेंड्रॉन, और आपका ये जो पोर्शन है, ये तंतु जो लंबा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन एक पतला और लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है साइटोन से, इसको कहते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन के जो सिरे हैं, उसके अंतिम छोर पर सिनेप्टिक नोब्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं, जो गांठें दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के नोब्स के साथ जुड़ते हैं तथा सूचना को दूसरे न्यूरॉन को प्रेषित करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये एक्सॉन है, और एक्सॉन के आगे देख रहे हैं आप गांठें हैं, ये सब यहाँ गांठ है, यहाँ गांठ है, यहाँ गांठ है। ये किससे जुड़ रही है? जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है उसके डेंड्रॉन से। तो क्या होगा, यहाँ से सूचना जाएगा यहाँ पे इस तंत्रिका कोशिका से, और यही चेन बनता जाता है, और जो सूचना होती है, जो उद्दीपन होता है, वो उसका पता मस्तिष्क को चल जाता है। तो तंत्रिका कोशिका इस तरह काम करती है। यहाँ पे रिसीव हो रहा है, और फिर यहाँ से एक्सॉन के थ्रू और नोब्स के थ्रू यह जो इंफॉर्मेशन है, जो उद्दीपन है, जो संवेदनाएं हैं, वो ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे तंत्रिका कोशिका को, और इस तरह चेन में ये चलते चलते जो इंफॉर्मेशन होगा, जो उद्दीपन होगा, वो पहुंच जाएगा मस्तिष्क के पास। फिर मस्तिष्क जो आदेश देगा, वह फिर ऐसे ही तंत्रिका कोशिका के माध्यम से कोशिकाओं तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये तीन भाग थे न्यूरॉन्स के, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। अब आगे देखते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं, हमने तो प्रकार देखा। तंत्रिका कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है। एक है यूनिपोलर या एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, दूसरा प्रकार है द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका या बाइपोलर, और तीसरा है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका या मल्टीपोलर। तो जो कशेरुकी जंतुएं हैं, उनमें अधिकांश तंत्रिका कोशिकाएं बहुध्रुवीय प्रकार की होती है, मल्टीपोलर होती है। किसमें? कशेरुकी जंतुओं में। तो क्वेश्चन यह बन सकता है कि कशेरुकी जंतुओं में पाए जाने वाली तंत्रिकाएं कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय? तो कशेरुकी जंतुओं में जो तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, वह बहुध्रुवीय प्रकार की होती है। आप फिगर देख सकते हैं, यूनिपोलर है। आपका जो साइटोन है एक तरफ है, और यहाँ से एक्सॉन निकलता है, और ये सिनेप्टिक नोड्स हैं। ठीक है, द्विध्रुव में क्या होता है कि जो साइटोन है वो सेंटर में है, और इसके दोनों तरफ एक्सॉन निकले होते हैं, तो यह है द्विध्रुवीय। तीसरा प्रकार स्यूडो यूनिपोलर, ये यूनिपोलर ही है, क्योंकि ये जो दो एक्सॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रांचेज हैं, बीच में यहाँ पे साइटोन नहीं है, ये ब्रांच के रूप में है, यानी कि एक निकलता है और इससे दो ब्रांच हो जाते हैं एक्सॉन के, तो इसको स्यूडो यूनिपोलर कहा जाता है। ये भी यूनिपोलर का ही एक प्रकार है। आगे देखेंगे तो मल्टीपोलर में क्या होता है कि आप एक देख रहे हैं, ये साइटोन है और इससे बहुत सारे एक्सॉन्स निकले होते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपोलर। तो ये तीन तरह के तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, एक ध्रुवीय यूनिपोलर, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका या बाइपोलर, और बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर। तो हमको ध्यान ये रखना है कि जो कशेरुकी जंतुएं हैं, उनकी तंत्रिका कोशिकाएं बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर प्रकार की होती हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि कार्य के आधार पर भी तंत्रिका कोशिकाओं को तीन भागों में, तीन कैटेगरीज में विभाजित किया जाता है। कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं तीन प्रकार की हैं। पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिका, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, संवेदी तंत्रिका कोशिका या सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, यह क्या करता है? यह आवेग को मस्तिष्क तक ले जाता है। जो भी आवेग, जो भी उद्दीपन हमें प्राप्त होता है शरीर के किसी भी भाग में, वहां से यह जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है या सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वह इन आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। अब दूसरा प्रकार है प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
मोटर न्यूरॉन्स। यह आवेग को मस्तिष्क से कार्यकारी अंगों तक ले जाता है। ठीक है, तो जो शरीर से मस्तिष्क को प्राप्त हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन, जो आवेग प्राप्त हो रहा है, वह कौन पहुंचा रहा है? सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, और मस्तिष्क से जो अंगों तक जो सूचना ले जा रही है, जो आवेग जा रहा है, वह मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है प्रेरक या चालक या मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तीसरा है मध्यस्थ कोशिका तंत्र, जिसको बोलते हैं मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, जिस या इंटर न्यूरॉन्स। यह क्या करता है? दो या अधिक तंत्रिका कोशिका के बीच संबंध स्थापित करता है। आप मान लें कि आपके हाथ में चोट लग जाए, वो एक उंगली में चोट लगती है, तो यहां से यह सेंसरी न्यूरॉन आपको पहुंचाएगा मस्तिष्क तक, लेकिन उंगली से लेके मस्तिष्क तक सारे सेंसरी न्यूरॉन नहीं है, बीच में इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं जो आगे जाके सेंसरी न्यूरॉन से जुड़ जाएंगे। तो बीच की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करती है और सूचनाओं को ट्रांसफर करती है, आवेगों को ट्रांसफर करती है, उनको कहा जाता है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका या फिर इंटर न्यूरॉन्स। तो तीन तरह की तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इनका काम अलग अलग है। संवेदित कोशिका काम करती है, आवेगों को मस्तिष्क में ले जाती है, और मस्तिष्क से जो बाहर निकाला जाता है, सूचनाओं को, आवेगों को कार्यकारी अंगों तक ले जाती है, उसको कहते हैं प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिका या मोटर न्यूरॉन। और बीच वाले जो तंत्रिका कोशिका हैं, जिनका काम केवल आवेगों का ट्रांसफर करना होता है एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका के बीच, उनको बोलते हैं मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका या इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब मानव तंत्रिका तंत्र की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो मानव तंत्रिका तंत्र मनुष्य के सोचने, समझने, स्मरण करने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। क्या काम करता है मानव तंत्रिका तंत्र? सोचना, समझना, स्मरण करना और शरीर के विभिन्न अंगों के जो कार्य हैं उनके बीच सामंजस्य बनाना, शरीर के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य बनाना और संतुलन स्थापित करना, ये सारा काम मानव तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, तंत्रिकीय जो तंत्र है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसका नियंत्रण और समन्वय का काम मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है, इसके कार्यों का नियंत्रण और समन्वयन मस्तिष्क या ब्रेन और मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र तीन भागों में विभाजित है। मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है तीन भागों में विभाजित है। ये भाग कौन कौन से हैं और क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि मनुष्य का तंत्रिका तंत्र तीन भागों में विभाजित है। पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र या इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो केंद्र में है, जो सेंटर में है, उसको सेंट्रल कहा जाता है। जो बाहर बाहर है उसको परिधीय या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और जो तीसरा प्रकार है वह स्वायत्त तंत्रिका प्रकार या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो इन दोनों से स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र रूप से काम करता है। तो तीन प्रकार की तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर में पाया जाता है: केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। ठीक है, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये पूरे शरीर पर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। ये जो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर है उस पर भी नियंत्रण करने का काम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, और साथ ही पूरे शरीर पर भी इसका नियंत्रण होता है। यहाँ पे सूचनाओं का संसाधन यानी कि प्रोसेसिंग और नियंत्रण, कंट्रोल होता है। जो भी सूचनाएं शरीर के विभिन्न भागों से पहुंचती हैं उनका प्रोसेसिंग और कंट्रोल, संसाधन और नियंत्रण, दोनों ही काम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं। पहला है ब्रेन या मस्तिष्क और दूसरा है
स्पाइनल कोड या मेरु रज्जु। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, यानी कि सूचना जो भी आगे बढ़ाया जाता है, प्रसारित होता है शरीर के विभिन्न अंगों में, वह प्रसारण का काम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। यह आदेशक और नियंत्रक दोनों का कार्य करता है, यानी कि यह पूरे शरीर को आदेश भी देता है और पूरे शरीर को कंट्रोल भी काम करता है। तो मस्तिष्क आदेशक और नियंत्रक दोनों का कार्य करता है। मस्तिष्क पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है और साथ ही जो तंत्रिका तंत्र है मानव शरीर का, उसके ऊपर भी नियंत्रण करता है। तो ये सारे काम मस्तिष्क के हैं, हमको इसको ध्यान में रखना है कि मस्तिष्क पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, साथ ही जो तंत्रिका तंत्र है उसका भी नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा ही, ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है। मस्तिष्क की बात करेंगे तो इसका औसत वजन 1400 ग्राम होता है। एक मनुष्य का मस्तिष्क का, ब्रेन का औसत वजन 1400 ग्राम, यानी 1.5 किलो से थोड़ा सा कम होता है। और एक हड्डी में एक अस्थि है, उसमें बंद होता है, जिसको क्रेनियम कहा जाता है। तो मस्तिष्क क्रेनियम बंद होता है जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है, यानी कि बाहर से चोट न लगे, मस्तिष्क बचा रहे। तो ये बचाने का जो काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, वह कौन सा अंग है? वह है क्रेनियम। तो मस्तिष्क क्रेनियम में बंद होता है और इसे बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है, मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम होता है। और इसके देखेंगे, इसमें केंद्रीय क्रोर, मस्तिष्क स्तंभ, ब्रेन स्टेम, अनुमस्तिष्क एवं प्रमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क, 3-4 भाग हैं। और इन भागों के भी सब पार्ट्स हैं। ये जो पार्ट्स हैं जिसको हम ब्रेन स्टेम, केंद्रीय क्रोर, अनुमस्तिष्क यानी फ्रंट और प्रमस्तिष्क यानी पीछे, पश्च, इनके भी सब पार्ट्स होते हैं। तो विभिन्न भाग जो है मस्तिष्क के, वो कौन कौन से कार्य करते हैं उसके बारे में हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। तो पहला भाग है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम शरीर का जो संतुलन है उसको बनाए रखता है। साथ ही दूसरा काम है इसका ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण। ऐच्छिक मतलब जिन पेशियों का संकुचन आपकी इच्छा से होता है। हाथ की पेशियां हैं, आप चाहेंगे तो इसको संकुचित कर सकती हैं। हाथ मुट्ठी है, इसको बंद कर लीजिए, आपकी इच्छा होगी तो बंद होगा, इच्छा नहीं होगी तो आप इसको खोल सकते हैं। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जिन पेशियों की गति मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है, उसको ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। और इन ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का नियंत्रण सेरिबेलम द्वारा किया जाता है। यह आंतरिक कान से संवेदनाएं ग्रहण करता है। ठीक है, पेशीय गतियां जो होती हैं, जो मस्कुलर मोशंस हैं, उनको कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। और शरीर के संतुलन और साम्य से संबंध रखने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सबका कोऑर्डिनेशन, समन्वयन सेरिबेलम करता है। तो इसका मेन काम है शरीर का संतुलन बनाए रखना, साम्यता बनाए रखना, और इससे संबंधित जितनी क्रियाएं हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, पेशीय गतियों को समन्वित करना, और आंतरिक कान से संवेदनाएं ग्रहण कर सकता है। आंतरिक कान यानी कि सुन के। दूसरा जो भाग है वह है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम क्या क्या काम करता है? तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भी प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं उनका विश्लेषण करता है और समन्वय करता है। तो ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है आपको पता है, स्किन है, आंख है, नाक है, कान है, ये सब ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन इसको मिलता है उसका विश्लेषण करेगा और समन्वयन करेगा। ठीक है, मेन जो काम है सेरिब्रम का वह है स्मृति यानी यादाश्त, बुद्धि, चिंतन, इच्छा शक्ति, अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखने की क्रिया, संवेदी अवगम या सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन जैसे हमें तापमान का पता चलता है, पीड़ा होती है, चोट लग गया, दर्द हो रहा है, स्पर्श का, दबाव का, और जो स्वैच्छिक पेशियों का संकुचन है उसका नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सेंसरी परसेप्शन जिसमें तापमान, पीड़ा, स्पर्श, दबाव ये सब आते हैं, इन पे नियंत्रण सेरिब्रम का है। स्मृति का यानी यादाश्त का, बुद्धि का, चिंतन, इच्छा शक्ति, लर्निंग, इन सब का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। और जो स्वैच्छिक पेशियां हैं जो अपनी इच्छा से चलती है, मनुष्य का उस पर कंट्रोल नहीं है, उनके संकुचन का नियंत्रण भी सेरिब्रम के द्वारा ही किया जाता है। अब दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी मेडुला का एक पार्ट है
मेडुला मस्तिष्क का एक भाग है जो नीचे की तरफ है। तो ये क्या करता है, परिसंचरण, परिसंचरण यानी कि रक्त परिसंचरण और श्वसन क्रिया का नियंत्रण मेडुला के द्वारा होता है। इसके अलावा उपापचय, रक्त दाब, आहार नाल का क्रमाकुंचन। आप देखते हैं कि आहार नाल में भी संकुचन और फैलाव होता है, तभी जो अन्न है वह हमारे ऊपर से नीचे की ओर सरकता है, खिसकता है। ठीक है, तो ये जो आहार नाल का क्रमाकुंचन है ये भी मेडुला के द्वारा ही नियंत्रित होता है। इसके अलावा ग्रंथि स्राव, जितने भी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उनसे जो हार्मोन का स्राव होता है उसका नियंत्रण भी मेडुला के द्वारा होता है। और साथ ही हृदय की धड़कनों का नियंत्रण भी मेडुला के द्वारा होता है। तो ये मेडुला के कार्य है, मेडुला ओब्लांगेटा, जो मेडुला का भी निचला पार्ट है। तो मेडुला के नाम से आप याद रखिए कि मेडुला क्या क्या करता है, रक्त परिसंचरण, श्वसन क्रिया इसका नियंत्रण, उपापचय, रक्त दाब, आहार नाल का क्रमाकुंचन यानी कि फैलना और सिकुड़ना, ग्रंथि स्राव यानी कि ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका, और हृदय की धड़कनों का नियंत्रण, ये सारा मेडुला के द्वारा होता है। एक और पोर्शन है पोन्स, जिसको बोलते हैं मस्तिष्क का, यह श्वसन क्रिया के नियंत्रण में मदद करते हैं, यानी कि मेडुला नियंत्रण करता है श्वसन क्रिया का और पोन्स उसका मदद करता है इस काम में। ठीक है, अगला भाग है जो मस्तिष्क का वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या काम करता है, तो भूख, प्यास, प्यार, घृणा, शरीर में जल का संतुलन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, ये सारा काम हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। इसके अलावा लैंगिक व्यवहार है, मनोभावना की अभिव्यक्ति यानी कि मनुष्य की मन की जो भावनाएं हैं, जैसे गुस्सा, खुशी, उत्तेजना, भय, तो जो भी मनोभावनाएं हैं, मन के अंदर जो भावनाएं प्रकट होती है, जो अभिव्यक्ति होती है, उसका नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो भूख, प्यास, प्यार, घृणा, जो भी मनोभावनाएं हैं, जो लैंगिक व्यवहार हैं मनुष्य के, शरीर में जल का संतुलन है, शारीरिक तापमान का नियंत्रण है, ये सारी क्रियाएं हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो हमने देखा था अभी तक ब्रेन के बारे में, ठीक है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो दूसरा भाग है वह है मेरु रज्जु या स्पाइनल कोड, या जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कोड दूसरा भाग है। अब हम लोग देखेंगे मेरु रज्जु के बारे में स्पाइनल कोड के बारे में, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा हिस्सा है ब्रेन के बाद। ठीक है, यह क्या होता है मेरु रज्जु, यह एक लंबी, पतली और बेलनाकार संरचना है, यानी कि ट्यूबुलर है। ठीक है, और मस्तिष्क से लेकर के लंबर वर्टिब्रा यानी कि जिसको स्पॉन्डल कहते हैं, और जिसमें प्रॉब्लम होता है तो स्पॉन्डलाइसिस नामक बीमारी व्यक्ति को हो जाती है। तो मस्तिष्क से लेकर लंबर वर्टिब्रा या स्पॉन्डल के निचले किनारे तक यह फैला होता है, लंबा है, पतला है और बेलनाकार संरचना है। ठीक है, हड्डियों से मिलकर बना है, अस्थियों से मिलकर बना होता है। ये क्या करता है, ब्रेन में हमने देखा, ब्रेन उन्हीं क्रियाओं का नियंत्रण करता है जो ऐच्छिक होती हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, सोच सकते हैं। शरीर में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिस पे हमारे ब्रेन का कोई वश नहीं चलता है, वो अपने आप होती हैं, तो अनैच्छिक है, यानी कि हम चाह के भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। हार्ट चल रहा है तो चल रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी क्रियाएं हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, आप सांस थोड़ी देर रोक सकते हैं तो वो ऐच्छिक है। ठीक है, तो कुछ क्रिया ऐसी हैं जिसका नियंत्रण ब्रेन के द्वारा नहीं होता है, वो अनैच्छिक है, यानी कि मनुष्य के इच्छा से उसका नियंत्रण नहीं किया जाता है। तो इन अनैच्छिक क्रियाओं की, तो उद्दीपन के प्रति जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण और समन्वयन मेरु रज्जु या स्पाइनल कोड के द्वारा होता है, जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये सारे काम जो अनैच्छिक हैं उद्दीपन के प्रति, उनका नियंत्रण और समन्वय मेरु रज्जु के द्वारा या स्पाइनल कोड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं जो अनैच्छिक हैं उनको प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, या इसको प्रतिवर्त चाप भी कहा जाता है, या मेरु प्रतिवर्त या स्पाइनल रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। तो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है या रिफ्लेक्स एक्शन है या स्पाइनल रिफ्लेक्स है या प्रतिवर्ती चाप है या मेरु प्रति, जिस नाम से आप पुकार ले, इनका कंट्रोल स्पाइनल कोड के द्वारा, मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। आप फोटो देख सकते हैं, यह मेरु रज्जु, यहाँ से आप देख रहे हैं कि मस्तिष्क के निचले किनारे से लेके ये स्पॉन्डल तक फैला होता है। ठीक है,
इस एरिया को सर्वाइकल कहा जाता है, इसको थ्रैक कहा जाता है, और ये लंबर है। ठीक है, तीन पार्ट में मेरुरज्जु जो है स्पाइनल कॉर्ड बटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, इसको सर्वाइकल कहते हैं ये, और नीचे वाला लंबर। ठीक है, तो तीन चीजें हैं इस मेरुरज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में तीन भाग है इसके। तो ये जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उनका कंट्रोल या नियंत्रण करता है। तो हमने अभी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी उन तंत्रिकाओं से मिलकर बने होती हैं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलती हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से भी बहुत सारे तंत्रिकाएं निकलती हैं, और इन्हीं तंत्रिकाओं से परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, मस्तिष्क से कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो मस्तिष्क से कुल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, यानी कि 12 पेयर, यानी टोटल 24। तो आपको पेयर में याद रखना है, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं न्यूरॉन्स मस्तिष्क से निकलती हैं, जिनको इन तंत्रिकाओं को कपालीय तंत्रिका या क्रेनियल कहा जाता है। ठीक है, तो ये 12 जोड़ी है मस्तिष्क से। अब मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, तो स्पाइनल कॉर्ड से 33 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, और इनको मेरुरज्जु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्वस सेल कहा जाता है। ठीक है, तो 12 और 33 यानी कि 45 टोटल तंत्रिकाएं हैं जो शामिल है परिधीय तंत्रिका तंत्र में, या जिनसे मिलके परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरा प्रकार है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो वो भी परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है, यानी कि मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं मिलकर बनी होती है, उन्हीं कोशिकाओं में से कुछ मिलकर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यह कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसलिए इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग वास्तव में कहा जाता है, लेकिन चूंकि इनका काम अलग है इसलिए इनको अलग कैटेगरी में एक रखा गया है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का निर्माण परिधीय तंत्रिका तंत्र के ही से ही होता है, और इसमें कुछ मस्तिष्क की और कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाएं भाग लेती हैं। ठीक है, ये काम क्या करती हैं? तो यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों, जो भी शरीर के अंदर के अंग हैं और जो रक्त वाहिनियां हैं, उनको तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, की है। तो रक्त वाहिनियों को भी तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है, क्योंकि उनपे भी नियंत्रण शरीर का होना चाहिए। तो जो भी आंतरिक अंग है, शरीर के अंदर के अंग हैं, और जो रक्त वाहिनियां हैं, उनपे नियंत्रण के लिए जो तंत्रिकाएं मिल काम करती हैं, उनको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो इसके भी दो भाग होते हैं। दो भाग को हम लोग एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। पहला भाग है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम इसका कंपेरिजन करके समझेंगे कि दोनों हैं क्या। तो जो अनुकंपी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वह हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है, यानी जो दिल धड़कता है, हमारा हृदय धड़कता है, उसके दर को बढ़ाएगा कौन? अनुकंपी। लेकिन जो परानुकंपी है वह स्पंदन दर को घटाता है। तो जस्ट अपोजिट, अनुकंपी के अपोजिट परानुकंपी काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हृदय की बात करेंगे तो स्पंदन दर को बढ़ाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरी तरफ परानुकंपी उस स्पंदन दर को घटाएगा। ठीक है, रक्त वाहिकाओं की बात करेंगे तो अनुकंपी जो है उसको संकीर्ण करता है, यानी कि पतला करता है, रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है। और जो परानुकंपी है कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, वह रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करती हैं। ठीक है, जो अनुकंपी है वह लार के स्राव को, मुंह से जो हमारे लार का स्राव होता है उसको कम करेगा। तो कम करेगा तो क्या होगा? हमारा मुंह सूखेगा, है ना। वही दूसरी तरफ जो परा अनुकंपी है वह लार के स्राव को बढ़ाता है। ठीक है, अनुकंपी नेत्र की पुतली को फैलाएगा
और परानुकंपी नेत्र की पुतली को सिकुड़ाएगा। आप सीधे देखेंगे कि अपोजिट काम करता है। हृदय की बात करेंगे तो स्पंदन दर को बढ़ा रहा है, दूसरा घटा रहा है। रक्त वाहिका की बात करेंगे तो सिंपैथेटिक या अनुकंपी संकीर्ण करता है, वह चौड़ा करता है। अनुकंपी लार के स्राव को कम करेगा तो परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक लार के स्राव को बढ़ाता है। आंख में आएंगे तो नेत्र की पुतली को फैलाता है कौन? सिंपैथेटिक या अनुकंपी। वहीं पे आंख की पुतली को सिकोड़ेगा, पैरासिम्पैथेटिक या परानुकंपी। मूत्राशय की बात करेंगे, जो मूत्राशय की पेशियां हैं उनको फैलाता है या उनका विमोचन करता है, सिंपैथेटिक या अनुकंपी। वहीं मूत्राशय की पेशियों को संकुचित करता है, पैरासिम्पैथेटिक या परानुकंपी। आंत की बात करेंगे तो आंत की जो क्रमाकुंचन की गति है, क्रमाकुंचन यानी कि फैलने और सिकुड़ने की गति है, उसको कम करता है अनुकंपी। और इसके जस्ट अपोजिट आंत के क्रमाकुंचन की गति को बढ़ाता है पैरासिम्पैथेटिक यानी परा अनुकंपी। श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन दर को तेज करेगा अनुकंपी, और परानुकंपी श्वसन दर को कम करेगा। इसी तरह जो अनुकंपी है वह भय, पीड़ा और क्रोध उत्पन्न करता है, ठीक है। दूसरी तरफ परानुकंपी यह आराम व सुख की स्थिति को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें मोटा मोटी हमने सारा पॉइंट्स देख लिया है इसके बारे में कि कौन कौन से भाग हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र के, और जो विभिन्न पार्ट्स हैं, जो भाग हैं वो कौन कौन से काम करते हैं, किन किन चीज़ों का नियंत्रण करते हैं, इसके बारे में हमने आज देखा। तो ये था पूरा तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र और उसकी कार्यविधि, उसके भाग और कौन भाग कौन सा काम करता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक है।